हेलो नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये है लोक सेवा आयोग का पेपर। यूकेपीएससी का पेपर है, 2021 में हुआ था, एपीओ वाला ये पेपर है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसका रिजल्ट भी आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए एक समझने के लिए कि यहाँ पर यूकेपीएससी का पैटर्न कैसा है, कैसे कैसे प्रश्न आपको यहाँ पे पूछता है, उत्तराखंड का लेवल कैसा है, हिंदी का लेवल कैसा है, करंट अफेयर का लेवल कैसा है, और सभी के लेवल के आधार पर आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो क्वेश्चन होंगे व्याख्या सहित, आपको 300 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर आपको पूछा है कि विश्व की पहली रेल जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। ऑप्शन थे आपके पास 1820, 1825, 1830 या फिर 1831। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी, 1830 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की जो पहली रेल थी वो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में, यानी इंग्लैंड की बात करें, वहां पर चलाई गई थी। 1830 में यह चलाई गई थी। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहीं से कुछ अन्य फैक्ट आपको पूछा जाए कि भारत की पहली रेल, तो यहां पर आप देखो भारत की जो पहली रेल थी वो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो देखिए पहली ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो पहली ट्रेन तो आपने देख ली है। इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो 3 फरवरी 1925 को ये चलाई गई थी। बम्बई वीटी से कुल्लर तक ये चलाई गई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर का एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण वाला जो जोन है हाल ही में कौन बना है। तो पश्चिम मध्य जो रेलवे है ये हाल ही में पूर्ण जो विद्युतीकरण वाला जोन है, यानी पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो जोन है ये बना है। और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। और आप सभी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपको रिवाइज भी करवाएंगे और इसे यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपको कि निम्न में से 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए 2021 में ये प्रश्न ये आया था। तो 2021 के हिसाब से इसका जो आंसर था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी दीपक दास। जी हाँ दोस्तों, दीपक दास 25वें महालेखा नियंत्रक थे और अब चेंज हो चुके हैं। अब की बात करें तो यहाँ पे देखिए 25वें जो सीजीए थे, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें, महालेखा नियंत्रक की बात करें तो दीपक दास थे। और वर्तमान में उनके बाद जो बने हैं वे बने हैं श्रीमती भारती दास। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पे देख लीजिए कि जो भारती दास है वर्तमान में सीजीए है। कंफ्यूज मत करना, एक होता है केग और एक होता है सीजीए। सीजीए की बात करें तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में आता है, और सीएजी की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी यानी केग। और केग की बात करें तो वर्तमान जो यहां पर प्रमुख है वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 14वें नंबर के हैं। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल अगर आपको केग का पूछा जाता है तो कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर 65 वर्ष, जो भी इनका पूर्ण पहले हो जाए। और यहीं पर बात करें प्रथम की तो वह थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। तो देखिए दोस्तों, ये फैक्ट आपने देख लिए हैं। वर्तमान में सीजीए हैं, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, मतलब यहां पर महालेखा नियंत्रण है। तो वह कौन है? वह है भारती दास। और वर्तमान में केग कौन है? तो वह कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और 14वें नंबर के हैं। और भारती दास यानी 25वें यानी 26वें नंबर की होंगी। 25वें दीपक दास हैं और 26वें कौन होंगी? भारती दास होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो चुका है और इसे मैं थोड़ा रब कर लेता हूं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर आपको देखना है दोस्तों, ये फैक्ट वाला है और आपको याद करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी आप देख रहे होंगे दोस्तों यहां पर 110,055। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है 1,10,000, यहां पर 55 करोड़। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप यहां पर एक काम करना, 2022-23 का बजट एक बार याद करके चले जाना, 1 या 2 प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें और राइट आंसर की बात करें तो देखिए विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब जरा यहां पर देखिए जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है। सबसे पहला है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई की बात करें मलाला दिवस, और 18 जुलाई की बात करें तो नेल्सन मंडेला दिवस। तो देखिए दोस्तों जो 12 और 18 वाला है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 12 जुलाई को मलाला डे, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और यहाँ पर बात करें 26 जुलाई को तो कारगिल दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और यहीं पर बात करें 29 जुलाई को तो विश्व जो बाघ दिवस है यानी टाइगर डे है वो मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। देखिए वर्तमान में जो CGA हैं, देखिए वर्तमान में जो CGA हैं वो भारती दास हैं। 14वें नंबर के अगर केग की बात करें CAG की तो वह कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। इंपॉर्टेंट डे आप यहाँ पे देखिए 12 और 18 जुलाई को, 12 को मलाला दिवस, 18 को नेल्सन मंडेला दिवस। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पहला पूर्ण विद्युतीकरण वाला जो जोन बना है वो पश्चिमी मध्य रेलवे बना है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो देखिए यहां पर पूछा है कि बजट 2021-22 के अनुसार इतने से अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं यानी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। तो कितने वर्ष से अधिक? ये 2021-22 के अनुसार। तो देखिए दोस्तों आज एक काम करना, 2022-23 का बजट है उससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसे जरूर याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे देखोगे और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, यानी 75 वर्ष। तो 75 वर्ष दोस्तों यहां पर सही है। 75 वर्ष से अधिक जो उम्र है उन्हें रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना यानी इसका मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वह हैं RS शर्मा जी। तो आयुष्मान भारत के जो नए CEO जो नियुक्त किया गया था वे थे RS शर्मा जी। अब जरा यहां पर देखो, तो आयुष्मान भारत तो आपने यहां देख लिया है। आयुष्मान भारत आपको पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब होती है तो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है। रांची झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। देखिए आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि PM उज्ज्वला योजना की तो 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत होती है। LPG कनेक्शन के लिए है ये BPL परिवारों के लिए। और PM किसान सम्मान निधि की बात करें तो 24 फरवरी 2019 से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर था क्वेश्चन नंबर 6, और एक बार इसे जल्दी रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, और PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये 24 फरवरी 2019 से। 24 फरवरी 2019 PM किसान सम्मान निधि योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और पूछा है कि फेसबुक के पहले जो अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों इसकी बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, फेसबुक के अनुपालन अधिकारी तो यह है ऑप्शन नंबर D, हेनरी मोनिज। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि उस भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर A, यानी भव्य लाल। किसे नियुक्त किया गया है? भव्य लाल को नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं और काफी अच्छे फैक्ट हैं, और एक बार इन सभी को जरा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। आयुष्मान भारत की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत। उज्ज्वला योजना की बात करें 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना।
पीएम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। 24 फरवरी को, कब है? 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को, और गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है। मेक इन इंडिया कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी कई बार एग्जाम में आएगा। 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014 को। और लास्ट के जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015, 9 मई 2015। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये था और आई होप आप समझ गए होंगे। एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और ध्यान रख लेना, जो यहाँ पर हम 100 पेपर आपको, यहाँ पे 20 पेपर आपको सोल्व करवाने हैं ना, तो उन्हीं 20 पेपर में से कम आपको 40 से लेकर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हो, डिटेल के साथ देखते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई, तो सफाई कौन करेगा? सफाई कौन करेगा? सफाई करेंगे झाड़ू से। और झाड़ू की सरकार वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली के अलावा, तो वह है पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो यह सही है। ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब इसका सही आंसर है। अब यहां पर आप देखना चाहोगे, देखिए, पंजाब की कुछ योजनाएं और हैं। लोक मिलनी योजना, तो मिलनी योजना आप समझ चुके होंगे, लोक मिलनी योजना पंजाब की होंगी। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब की है। और सरबत सेहत बीमा योजना यह भी पूछा जा चुका है, यह भी पंजाब का है। तो 3 महत्वपूर्ण हो गई है, मेरा घर मेरा नाम योजना, सरबत सेहत बीमा योजना, लोक मिलनी योजना और हर घर पानी हर घर सफाई, यह भी क्या है? पंजाब की है। उत्तर प्रदेश हमारे पड़ोसी राज्य, तो देखिए, अभ्युदय कार्यक्रम, भाग्य लक्ष्मी योजना, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। देखिए, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने देखे होंगे 10 क्वेश्चन और शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है यहां पर एक करंट अफेयर के है। तो यूकेपीएससी अभी तक आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और आगे भी दोस्तों उम्मीद है पटवारी लेखपाल पुलिस में भी कि कम से कम आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही पूछे। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। तो 2020 का जो शब्दकोश था वह था आत्मनिर्भर, और ऑक्सफोर्ड ही द्वारा 2021 के लिए जो एक शब्द चूज किया गया है वह है वैक्स। क्या नाम है? वैक्स। तो ध्यान रखना, वैक्स क्या है? यहां पर 2021 का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा पायलट कौन बनी है? 25 वर्ष की आयु में, देखिए दोस्तों, काफी चर्चा में है। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा और यहां पर इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयशा अजीज। जी हां, आयशा अजीज इसका सही आंसर है। 25 वर्ष की आयु में आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट बन चुकी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब जरा आप यहां पर देखिए, आपके लिए मैं इसे रफ कर लेता हूं और यहां पर आप साफ साफ देखोगे। देखिए, सोमा मंडल को अगर आपको पूछा जाए कि सोमा मंडल कौन है, सेल की पहली महिला चेयरमैन है सोमा मंडल। सेल की पहली महिला जो यहां पर चेयरमैन है वह कौन है? सोमा मंडल। प्रियंका मोहिते, देखिए मेरा नाम भी यहां पे आ चुका है, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते माउंट जो अन्नपूर्णा है, यहां पर देखिए दोस्तों, टाइपिंग में अगर यहां पे साफ लिखा नहीं गया है अन्नपूर्णा, देखिए माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो माउंट जो अन्नपूर्णा है ना, जो यहां पर नेपाल में है, उसे फतेह करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह प्रियंका मोहिते है। हिना जायसवाल आपको पूछा जाए, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर। और रेखा मेनन की बात करें तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था, प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह फैक्ट यहां पर थे, डिस्कस करेंगे आगे, उससे पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का जो ऑक्सफोर्ड का था वो वैक्स था। पंजाब की बात करें सरबत सेहत, मेरा घर मेरा नाम योजना,
आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना उत्तर प्रदेश की है, अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का है, भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश का है। अब जो प्रमुख महिला हैं देखिए, सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल, प्रियंका मोहिते जो यहाँ पर अन्नपूर्णा जो यहाँ पर पर्वत है उसे फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला, हिना जायसवाल प्रथम फ्लाइट इंजीनियर महिला, और रेखा मेनन की बात करें तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। और डिलीट क्यों किया है? डिलीट इसलिए किया है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। हिना जायसवाल यहाँ पे लिख लिया है। कौन है हिना जायसवाल? देखिए, फ्लाइट इंजीनियर अभी हमने देखा था, यहाँ पर यह है ना कि वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, तो हिना जायसवाल ये था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे, और इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जो राइट आंसर है वह है डैन मोरिन। तो डैन मोरिन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 5वां, 7वां, 9वां या फिर 10वां? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां। यहां पर जो सोम है ना, यानी वनस्पति के देवता इन्हें कहा जाता है। यहां पर सूर्य भगवान से मतलब नहीं है, वनस्पति के देवता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर सोम की बात करें तो ये 9वां मंडल है। यहां पर अब जरा देखिए गायत्री मंत्र आपको पूछा जाए तो गायत्री मंत्र 3रे मंडल पे है, 10 राग युद्ध 7वें मंडल पे है, सोम की बात करें तो ये 9वें मंडल पे है। और यहीं पर आप देखोगे जो यहाँ पर 10वां मंडल है ना, यहाँ पे पुरुष सूक्त की बात की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ पर बात की गई है। सबसे प्राचीन नदी यानी जो नदी सूक्त है जहाँ पे 42 नदियों का जिक्र किया गया है वो 10वें मंडल में किया गया है। और इसी 10वें मंडल में यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, सबसे जो पवित्र नदी बताई गई है वह सरस्वती नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कि हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? तो देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी एक तो बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दूसरा जो नाम है वह है मयूर। क्या है? मयूर। और हर्षवर्धन आप सभी जानते हैं, हर्षचरित्र आप सभी जानते हैं, हर्षचरित्र जो लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है ना, और हर्षवर्धन के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो देखिए, यह थे जो गौतम बुद्ध थे उनके यहाँ पर शिष्य थे, और इनका नाम था मक्खली गोशाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दोस्तों इतना ही है। बाकी दोस्तों कुछ लिस्ट आपको सामने दी है कि कौन किसके दरबार में थे। जैसे कालिदास की बात करें, विक्रमादित्य के दरबार में थे, और उनकी यहाँ पर रचना है शकुंतलम, मेघदूतम। बाकी दोस्तों यहाँ पर बाणा भट्ट हो गया है, बाणा भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षचरित्र इन्होंने लिखी है, कादंबरी इन्होंने लिखी है। चंद्रबरदाई की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। अब जो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए एक इंपॉर्टेंट दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये है जो रवि कीर्ति है, ये रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? ये थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। और पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो यहीं पर इसका इहोल अभिलेख है, शिलालेख है, जो इसी ने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये थे, बाकी ने आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17, 18, 19 और 20। अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब वह समय चला जा चुका है कि जब हम क्या करते थे, एक क्वेश्चन पढ़ते थे और एक ही आंसर रट के चले जाते थे। अब वह समय नहीं है। अब समय यहाँ पर यह है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ो उसके आसपास के फैक्ट भी देखो, यहीं से सिलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो अमीर खुसरो का जो आध्यात्मिक गुरु था ना, वह था शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी। अभी याद कीजिए, अमीर खुसरो का जो आध्यात्मिक गुरु था वह कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन था? निजामुद्दीन औलिया। और एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, आप ये बताओ दोस्तों, एक कमेंट बॉक्स के लिए आपके प्रश्न, आपने ये बताना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहां पर है, किस जगह पर है। ये प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स पे है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखना और वहां पर दरगाह का नाम लिखना और जगह का नाम लिखना। क्वेश्चन नंबर यहां पर 18 पर डिस्कस करते हैं कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है,
तो कड़ा के गवर्नर, जो कड़ा एक जगह है, उसके गवर्नर के रूप में सुल्तान बनने से पहले किसने कार्य किया था? तो यह क्या था दोस्तों, देखिए कड़ा की बात करें तो कड़ा कौन था, कड़क कौन था? कड़क था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। सबसे कड़क कौन था? सबसे कड़क था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो कड़ा का जो गवर्नर था वह था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? देखिए कार्यकाल तो तब पूछा जाता है जब थोड़ा डीप लेवल का हो जाता है, लेकिन थोड़ा बेसिक बात है कि अली गुरसाप इसका बचपन का नाम था। अली गुरसाप किसके बचपन का नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। फिर यहां पर आप देखोगे कि सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ली थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ली थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। स्थायी सेना व्यवस्था इसने शुरू की थी। नगद वेतन देना शुरू इसने किया था। जो हुलिया और दागने की जो प्रथा थी वो इसी ने शुरू की थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके नियंत्रण के लिए उसने दीवान ए रियासत नामक यहाँ पर एक विभाग इसका भी गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था दोस्तों 18वां वाला, और इसके फैक्ट यहाँ पर ये थे। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो आगरा शहर की जो नींव डाली थी वह डाली थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका बिल्कुल राइट है। और एकमात्र यहूदी वायसराय की बात करें तो वह कौन था दोस्तों? परसों की क्लास में जो हमने हिस्ट्री वाली क्लास दी थी वहां पर भी डिस्कस किया था। लॉर्ड रीडिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहां पर आप देखोगे सिकंदर लोदी के बारे में, आगरा शहर की इसने स्थापना की थी। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि यहां पर यह ना गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। यह एक कविता लेखक भी था, यानी कविता लिखने वाला था ये, और गुलरुखी नाम से लिखा करता था। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 यहां पर ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब 21, 22, 23 और 24 देखिए, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? देखिए दोस्तों परसों आपको जो सबसे पहली क्लास दी थी ना हिस्ट्री वाली, जो टीका सीरीज थी, टीका सीरीज हम आपके लिए लाएंगे। एक दिन पेपर सॉल्यूशन, एक दिन टीका सीरीज। कल दोस्तों टीका सीरीज लाने की पूरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? यही क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवाया था और यहीं पर यह पूछा गया है। और राइट आंसर क्या है? तो जी हां, अगर ऑप्शन नंबर आप यहां पे सी दोगे यानी डिजरायली दोगे तो यह सही है। डिजरायली इसका बिल्कुल सही है। और यहां पर दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपको यही प्रश्न पूछा था। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने आपको एक प्रश्न और पूछा था कि कौन सा मत यहां पर सुमेलित नहीं था, और उसका आंसर था यहां पे रीज। देखिए जॉन लॉरेंस 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहते थे कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जो जॉन लॉरेंस है ना, जॉन लॉरेंस कहता था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। टी.आर. होम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, टी.आर. होम्स यह कहता है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। ट्रेल और आउटरम बोलते हैं कि यह हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। और रीज क्या बोलता है? रीज बोलता है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 9, 21 और 9 आपने देख लिया दोस्तों, यानी यही वाला फैक्ट सुमेलित नहीं था, इसका आंसर ये था। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 संबंधित नहीं है। तो देखिए राजकुमार शुक्ल ने तो उन्हें, जो गांधी जी है उन्हें बुलाया था, नील आंदोलन से संबंधित था, है ना। 3 कठिया जो प्रणाली थी उससे संदर्भ था। और यहां पर जो इससे संबंधित नहीं थे वह कौन थे? वह थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो यहां पर दोस्तों ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इल्बर्ट विल विवाद। देखिए दोस्तों इल्बर्ट विल विवाद काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये पूछा गया है कि इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में था? तो इल्बर्ट था, वो था यहां पर रिपन के काल में। किसके काल में था? रिपन के काल में था। जरा आप यहां पर देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल को लाया गया था। 1883 में इल्बर्ट बिल को लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। और इसमें क्या था कि इसमें यह था कि जो भारतीय जो न्यायाधीश होंगे उन्हें अधिकार दे दिया गया था सुनवाई करने का, कि वो जो विदेशी नागरिक है उनका भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे सुनवाई कर सकते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए काफ़ी विवाद में था।
क्वेश्चन नंबर यहां पर है 24वां कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक 2021 का पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है साइरस पूनावाला, इसका सही है। और आप एक चीज देख रहे होंगे, 24 में से कम 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही यूकेपीएससी ने पूछे हैं। तो खैर यूकेएसएससी में इतने ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन 5 के आसपास आपको यहां पर करंट अफेयर भी जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। रीज क्या आता है? जो रीज है वो कहता है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध यह धर्म युद्ध था 1857 की क्रांति के संदर्भ में। होम्स कहता है कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। और आउटरम और ट्रेलर कहते हैं कि ये हिंदू ये मुस्लिम का षड्यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो देखिए उत्तराखंड का यह प्रश्न आ चुका है और यहां पर इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस, इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए वीडी सावरकर की बात करते हैं। तो वीडी सावरकर की बात करें तो 1904 में इन्होंने जो अभिनव भारत संघ है उसकी स्थापना की थी, जबकि 1899 में इससे पहले इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। जो अभिनव संघ है ना, इसकी स्थापना से पहले इसे मित्र मेला के नाम से जानते थे, जो 1899 में स्थापित किया था वीडी सावरकर ने ही किया था। और 1904 में अभिनव भारत जो यहाँ पर संघ है या संस्था है, जो विभाग है, यानी जो यहाँ पर संगठन है, इसका निर्माण करवाया था। लाला हरदयाल देखिए 1913 में गदर पार्टी के संस्थापक रह चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र भोज के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, आंध्र भोज आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो आंध्र भोज के जो नाम से जाने जाते हैं वह हैं कृष्ण देव राय। अमुक्तमाल्यम इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। देखिए दोस्तों, इनके बारे में आपको थोड़ा वीडियो के लिए अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करवाएंगे। काफी फैक्ट यहां से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र की बात की गई है। तो काकोरी षड्यंत्र की बात की गई है तो यहां पर पूछा है कि आजीवन कारावास किसे हुआ था? तो आजीवन कारावास जो हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सान्याल को हुआ था। सचिंद्र नाथ सान्याल को हुआ था। और यहां पर देखिए, इसे रब कर लेता हूं मैं। यहां पर देखिए, यहां पर पूछा है, देखिए यहां पर पूछा जाएगा कि जो ये काकोरी कांड था ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 8 डाउन्स ट्रेन का नाम था, उसे लूटा गया था और ये लखनऊ के आसपास आपको मिलेगा। देखिए शहीद और फांसी, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में और रोशन सिंह को यहां पर इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी दिसंबर 1927 को। और सचिंद्र नाथ सान्याल को यहां पर क्या हुआ था? आजीवन कारावास हुआ था। क्वेश्चन 28 और आपने इसका आंसर देख लिया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस की। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि कब इसकी स्थापना होती है तो 1791 में इसकी स्थापना की जाती है। जो संस्कृत यहां पर कॉलेज है ना बनारस का, 1791 में की जाती है। जोनाथन डंकन और वहां पे उस समय कौन था यहाँ पे 1791 के आसपास? कार्नवालिस था। तो उनके सहयोग से यहां पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी बीएचयू की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ना, ये कब की जाती है? 1916 में की जाती है। और 1916 में किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, MMM। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बीएचयू की स्थापना 1916 में की जाती है। तो 28 ये हो गया है। अब जरा कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ फैक्ट देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट आपको यहां पे बता देता हूं। वैसे तो आपने देखे होंगे, कई बार देखे होंगे, लेकिन फिर भी देखिए, कृष्णदेव राय तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे। अमुक्त माल्यादि इनकी रचना थी, शायद यही आपको पूछा था अभी प्रश्न में। और देखिए यहां पर जाम्बवती कल्याण इनकी रचना है, यह भी इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। और आमुक्त जो यहां पर माल्यद है ना, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। आमुक्त माल्यद तेलुगु की प्रसिद्ध ग्रंथ है आमुक्त माल्यद, या इसे विश्व वित्तीय भी कहते हैं। और जाम्बवती कल्याण संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। और यहां पर आप देखोगे कि 8 जो यहां पर 8 इनके दरबार में थे, महान कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गज तुलु वंश के जो राजा हैं कृष्णदेव राय, इनके ही दरबार में थे। और इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर है कि जो तेनाली राम है ना, यह भी इन्हीं के दरबार में था। आंध्र भोज के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यही इंपॉर्टेंट बातें तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय से थी।
अब एक फैक्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ विदेशी यात्री है, और विदेशी यात्री आपको यहाँ पर इसलिए लिखाया है, हमने पहले भी आपको करवाया है, दोबारा रिवाइज कराने के पर्पज से यहाँ पे रखा है। देखिए निकोलस कॉन्टी इटली का था, देवराय प्रथम के काल में ये आया था। निकोलस कॉन्टी की बात करें तो देखिए निकोलस कॉन्टी की बात करें तो ये इटली का था। ऐसा प्रश्न पिछली क्लास में यूकेपीएससी ने पूछा था, उसी को हमने यहाँ पर उसकी व्याख्या आपके सामने रख दी है। निकोलस कॉन्टी इटली का था, देवराय प्रथम के काल में आया था। अब्दुल रजाक ईरान का था, यह देवराय द्वितीय के काल में आया था। और यहाँ पर जो बारबासा और डिमुंगो पायस है, यह आया था कृष्णदेव राय के काल में, जो पुर्तगाली था। और इब्न बतूता मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है, तो यह बनाती है किसके साथ? तो देखिए दोस्तों यहां पर बनाती है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ बनाती है। अच्छा, चीन के साथ कौन सी बनती है? तो चीन के साथ बनता है मैक-मोहन रेखा। क्या बनती है? मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा बनती है चीन के साथ। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखाता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, एक पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, एक है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा किसे जोड़ते हैं, किसे अलग करते हैं, जरा बताना। एक लिख लेता हूं मैं यहां पर 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, और एक यहां पर लिख लेता हूं मैं दोस्तों 49वीं समांतर रेखा। यहां पर यह बताइए तीनों का कि 24वीं किसके बीच में है, 38वीं किसके बीच में है, 49वीं जो समांतर रेखा है वो किसके बीच में है? तो यहां पर इसका आंसर देखिए सबसे पहले 24 की बात करें तो 24वीं जो है ना, ये भारत पाक के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेगी, कच्छ वाले क्षेत्र में। कहां पर? कच्छ वाला जो क्षेत्र है ना गुजरात का, वहां पर जो 24वीं समांतर रेखा है, ये भारत पाक को अलग करने का काम करती है। 38वीं की बात करते हैं तो 38वीं कहां पर है? यह है नॉर्थ कोरिया, और यह है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और 49 की बात करें तो ये है यूएसए और कनाडा। तो यूएसए कनाडा के बीच में है यहाँ पर ये। तो देखिए दोस्तों 38, 49 और 24वीं समांतर रेखा आपने देख ली है। और बाकी अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए 17वीं, तो ये वियतनाम के बीच में है। वियतनाम, जो वियतनाम है ना उत्तरी और दक्षिणी, उसके बीच में है, 17वीं यहाँ पर है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर यही है। और हिंडनबर्ग की बात करें तो जर्मनी पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में, यहाँ पे लिख लेता मैं हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड। तो देखिए दोस्तों एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए रेड क्लिफ रेखा की बात करें, भारत पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा की बात करें, भारत पाकिस्तान के बीच में है। मैक-मोहन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है। और यहीं पर बात करें अगर आपको पूछा जाए, देखिए 17वीं वियतनाम के बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24वीं की बात करें भारत पाकिस्तान के बीच में। 38वीं की बात करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और 49वीं की बात करें तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 और 31 और 32, देखिए 30 का मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा कि कौन सी यहां पर पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और यहीं पर बात करें कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व वाला था, तो देखिए सबसे अधिक जनघनत्व वाला था वह था यहां पर बिहार। कौन था? बिहार। देखिए सबसे ज्यादा था जनघनत्व वह था बिहार का। बिहार के बाद था पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के बाद जो यहां पर नाम था वह था केरल का। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो यहाँ पर राज्य थे 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल ये हो गया। सबसे कम कहाँ पे था? आप जरा ये बताएं कि सबसे कम कहाँ पे था, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था, ये बताइए। और 30 का आंसर भी तब तक बता दिए कि कौन सी नदी सहायक नहीं है। देखिए कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी जो नहीं है वह है बेतवा। बेतवा किसकी है? यह मिलेगी आपको यमुना की। और सबसे कम जो आप बोल रहे हैं वह है अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? अरुण मिजो सिक्किम, अरुण मिजो सिक्किम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है, इन फैक्ट को जरूर याद कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एक ना एक प्रश्न, देखिए दोस्तों हर पेज से यहाँ पर जो आपको व्याख्या दी जाती है ना, हर पेज से एक प्रश्न आने की संभावना रखी जाती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जरा यहाँ पर देखिए और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों हमने आपको यमुना नदी तंत्र पढ़ाया था, यहाँ पर अभी हम इसे पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको हमने मैप के साथ बताया था। और इस चीज़ को अगर आपने वहाँ पर, अगर इसकी जो इसका लिंक होगा ना, कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, यहाँ पर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसे देखना, डिटेल से आपको समझा है। यहाँ पर इसे जल्दीबाजी में करते हैं और यहाँ पर सीधा हम जो आप फैक्ट बता रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। तो ये यमुना नदी का तंत्र था, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, बहुत समय पहले, एक महीने पहले। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताने का मतलब ये है, देखिए यमुना नदी जब नीचे आती है और यहाँ पर आप देखोगे चंबल, बेतवा और केन, यह 3 सहायक नदी है यमुना की। और चंबल में 3 प्रमुख डैम है, जवाहर सागर जो राजस्थान में है, गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में है। 3 डैम यहाँ पर है। बेतवा नदी जो हमीरपुर में मिलेगी, यमुना की सहायक नदी है। और राजघाट बांध, माता टीला बांध, यह इस नदी पर है। तो इन्हें दोस्तों जरूर याद कीजिएगा, यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो जहां सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा वहीं पर होगा, यानी केरल ही इसका सही आंसर होगा। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मतलब यहां पर बात की गई है, तो यहां पर आपको मिलेगा जयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जयपुर, यह सही है। और इंडियन सिविल सर्विस की बात करें तो 1920 में इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस जी का जो चयन हुआ था, ये वर्ष 1920 में हुआ था। क्वेश्चन 35 तक हो गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी रेलवे जोन आपके सामने रखे हैं, कौन सा रेलवे जोन कहाँ पर है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप इसे आसानी से बांट सकते हैं, पूरब यहाँ पर हो गया है, पश्चिम यहाँ पर हो गया है, उत्तर यहाँ पर हो गया है, दक्षिण यहाँ पर हो गया है। तो इसी आधार पर आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है कि ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे कौन सा होगा, तो ईस्टर्न में आपको दिख गया, यहाँ पर क्या दिख गया है? कोलकाता यहाँ पर आपको दिख गया है। पश्चिम की बात करें, वेस्टर्न की बात करें तो मुंबई सेंट्रल यहाँ पर आपको मुंबई आपको यहाँ पर दिखेगा, मुंबई आपको दिखेगा, ठीक है। और यहीं पर दक्षिण की बात करें तो चेन्नई आपको दिखेगा, और नॉर्दर्न की बात करें तो न्यू दिल्ली आपको दिखेगा। बाकी दोस्तों बीच बीच में जो यहाँ पर जो भी हैं इन सभी को देखना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु किया है ना, यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर, तो यहाँ पर है पश्चिम मध्य रेलवे। देखिए ये तो हो गया मध्य, ये हो गया पश्चिम, और इनके बीच में जो ये वाला स्थान है ना, जहाँ पे बिल्कुल डार्क किया है, तो यह कौन सा स्थान हो गया? ये हो गया पश्चिम मध्य रेलवे। और इस रेलवे की बात करें तो ये आपको मिलेगा जबलपुर में। और जबलपुर की बात करें दोस्तों तो इस जोन को पूर्णतः विद्युतीकरण जोन है, इसे घोषित कर दिया गया है। तो अब है 36, 37 और 38। भारत में मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, अणु विद्युत शक्ति गृह कहां पर है? अणु का मतलब ये एटम की बात की गई है, परमाणु विद्युत शक्ति की बात की गई है, कहां पर नहीं है? रावत भाटा, काकरापारा, केगा, तो कहां पर नहीं है? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ बी, खपोली में आपको मिलेगा। खोपोली में यहां पर आपको नहीं मिलेगा। काकरापारा की बात करें गुजरात में है, केगा की बात करें कर्नाटक में है, रावत भाटा की बात करें राजस्थान में है। यहां पर आप देख लीजिए, देखिए तमिलनाडु की बात करें तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, कर्नाटक की बात करें केगा, गुजरात की बात करें तो काकरापारा, और राजस्थान की बात करें तो यहां पर कौन सा हो गया है? रावत भाटा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 38 की, में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो रेशम के लिए नहीं पहचाना जाता है अहमदाबाद, मैसूर, श्रीनगर और रत्नागिरी। तो देखिए दोस्तों ये तारक मेहता वाला जो रत्नागिरी है ना, वहां पर ये है, तो रत्नागिरी यहां पर नहीं है। रत्नागिरी के तो आम प्रसिद्ध होते हैं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बार बार देखे हैं रत्नागिरी के आम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन 2 नदियों के बीच में है? तो देखिए बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है ये कहां पर आपको मिलेगा? यह आपको मिलेगा जो सरयू और गोमती नदी है ना, इसके संगम पर मिलेगा। क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ये नदी तंत्र है दोस्तों, नदी तंत्र आपको चारों नदी तंत्र कंप्लीट है दोस्तों, मैप में आपको डिस्कस करवाया गया है, डिटेल के साथ डिस्कस करवाया गया है, ऐसे आपको डिस्कस करवाया गया है। यहां पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
और यहाँ पर आपको जो बताने हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए यह है सरयू नदी, और यहाँ पर ये देखिए डोबरा श्रेणी से जो निकल रही है यह है गोमती नदी। अब इन दोनों नदियों के संगम पर आपको जो मिलेगा ना, इस जगह पर जो आपको स्थान मिलेगा उसी का नाम है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे बागनाथ धाम। देखिए बागेश्वर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है सरयू नदी और ये है गोमती नदी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बागनाथ धाम, और गोमती नदी यहाँ पर ये है, और गोमती नदी में ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसके किनारे पर ये है बैजनाथ धाम, तो बैजनाथ मंदिर। तो यहाँ पर आपके लिए जूम कर लेता हूँ जिससे आप साफ देख पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसे जरूर याद कीजिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं। बाकी देखिए पन्नार नदी की बात करें तो काकरी घाट नामक स्थान पर सरयू नदी में मिलती है। पूर्वी रामगंगा की बात करें जिसकी लंबाई 108 किलोमीटर है, ये रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी से मिलती है। और यहीं पर जो सरयू नदी है यहाँ पर ये पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है, ये काली नदी ऊपर से आ रही है। तो देखिए दोस्तों काली नदी तंत्र भी हमने डिटेल से पढ़वाया है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान कहाँ की गई है? राजकीय रक्षालय, तो राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना की बात करें तो यह पटवा ढांगर में आपको मिलेगा। जॉर्ज एवरेस्ट की बात करें, ये भी आपको डिस्कस करवाएंगे। ब्रिटिश कुमाऊं कालीन जो यहाँ पर पहला कुष्ठ आश्रम था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश कालीन में सबसे पहला जो आश्रम स्थापित किया गया था अल्मोड़ा था। जॉर्ज एवरेस्ट की बात करें मसूरी में आपको मिलेगा। और मसूरी से संबंधित देखिए कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले संस्थापक कैप्टन यंग को माना जाता है। 1825 या 27 के आसपास इसकी स्थापना होती है। किताबों में थोड़ा विवाद है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका थी जो 1842 में ईस्वी में बनाई गई थी। फिर देखोगे आप कि राज्य का पहला जो समाचार पत्र था 1842 में ही द हिल जॉन मैकिनन के द्वारा मसूरी से ही प्रकाशित होता था। फिर यहाँ पर देखिए मसूरी लाइब्रेरी के अगले साल 1843 में स्थापना होती है। फिर अगला है यहाँ पर कि मसूरी की पहली इमारत 1828 में बनती है जिसका नाम मालिंगर होटल था। और यहीं पर सेंट जॉर्ज कॉलेज की बात करें मसूरी में 1853। मसूरी राइटर यहाँ पर एक संस्था है 2005 में स्थापित की जाती है स्टेफन अल्टर के द्वारा। 1829 में आप देखोगे कि लॉरेंस में लंडोर बाजार में पहली दुकान खुली थी। तो मिस्टर लॉरेंस की लंडोर में पहली दुकान खोला था बाजार में। यहाँ पर कॉन्वेंट जजेस स्कूल हो गया। प्रमुख मंदिर यहाँ पर हो गया ज्वालाजी मंदिर जो बिनो पहाड़ी पे है, भद्राज मंदिर, संतुरा देवी मंदिर। कर्नल एवरेस्ट का यहाँ पर पार्क है जो 1800 यहाँ पर आप देखोगे 1832 में। और यहीं पर आप देखोगे क्लाउड मसूरी बंगला यहीं पर आपको मिलेगा। और मसूरी के बाजार है लंडोर बाजार, कुलड़ी बाजार। तो देखिए दोस्तों मसूरी से संबंधित ये बातें थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। 10-15 फैक्ट आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 और इसका आंसर देख लिए पहले आ चुका है कि निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ओली की बात करें शीतकालीन खेल से बिल्कुल सही है। पंचेश्वर मत्स्य आखेट, पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग से। और हर्षिल की बात करें तो जल क्रीड़ा से। हर्षिल तो जो यहाँ पर सेब है ना, जो सेब है इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जल क्रीड़ा से इसका कोई संबंध नहीं है। जल क्रीड़ा की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे टिहरी डैम हो गया, वहाँ पे जल क्रीड़ा काफ़ी खेली जाती है। या फिर जो ये नदी है यहाँ पर ऋषिकेश के सामने, तो यहाँ पर ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 44वां कि उत्तराखंड में प्रचलित जो आभूषण है धगुला शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखिए धगुला की बात करते हैं तो धगुला पहना जाता है कलाई में। कलाई में यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर है कि कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में नहीं है। देखिए यूकेपीएससी उत्तराखंड के कैसे प्रश्न पूछता है ये आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पर पोंटा साहिब नहीं है, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। रीठा साहिब, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब ये सभी उत्तराखंड में है। कौन सी यहाँ पर कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? देखिए कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो ये सभी यहाँ पर खरीफ की है, केवल 2 को छोड़कर वो 2 कौन सी है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है और राइट आंसर कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो एंड सरसों ये रबी की हैं। एक बार यहाँ पर देखिए आपके लिए बता देते हैं। देखिए रबी की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती है? काटी जाती है मार्च अप्रैल में। गेहूं जौ चना मटर सरसों मसूर आलू, तो गेहूं जौ चना मटर सरसों मसूर आलू, गेहूं जौ चना मटर सरसों मसूर आलू। खरीफ की बात करें यहाँ पे देखिए मक्का के बाजार में चावल ज्वार बाजरा मूंगफली नहीं मिलता है। जायद की बात करें, जायद में आप देखोगे तरबूज खरबूज ककड़ी सब्जी, जो वैसे वाली जो पानी वाली सब्जी होती है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगी।
तो यहाँ पर 46 ये था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न था ना कि कौन सा धागुला शरीर में किस अंग में पहना जाता है। तो धागुला आपने देखा ये हाथ का आभूषण था, और हाथ के आभूषण आपको मिलेंगे पौंची, जिसे ठवाक, इसके अलावा मुंदड़ी, यहाँ पर देखोगे धगुली, पौंची, गोखले। और यहाँ पर इसकी एक ट्रिक थी। देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या थी, देखिए हथगोला था ये, देखिए हथगोला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हथगोला है। और एक ट्रिक हमने बनाई थी कि हथगोले की मुंडी को थोड़ा ठोककर उसमें धागा बांधकर दुश्मन तक पहुँचा दो। तो हथगोले का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हथगोले की बात करें हाथ हो गया, गोले की बात करें तो गोखला हो गया। और यहाँ पर इसे रस्सी से बांधना है, इसकी मुंडी घुमानी है, मुंडी का मतलब हो गया मुंदड़ी। और मुंदड़ी की बात करें यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ठोक की बात करें तो ठोक यानी ठवाक हो गया, ये वाला ठवाक जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। धागा, धागा से धगुली, और दुश्मन तक पहुँचा दो यानी पहुँची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रिक थी, एक बार आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 47 की कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों में कौन सा अनुक्रम सही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था ट्रेल, सबसे पहले गार्डनर आया था, फिर ट्रेल आया था, फिर यहाँ पर गोबान आया था, फिर लुसी-गटन, फिर बैटन, फिर यहाँ पर रैमजे। तो यह इनका कर्म था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले गार्डनर आया था, फिर ट्रेल आया था, फिर गोबान आया था, फिर लुसी-गटन आया था, फिर हैलिट बैटन आया था, और फिर यहाँ पर आप देखोगे रैमजे आया था, और इनका कर्म यहाँ पर यह था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विप्लब्ध जो नायिका है किसका यहाँ पर चित्र है। तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, मौला राम का ये चित्र है। कुमाऊं का पहला क्षयरोग आश्रम, तो कुमाऊं का पहला जो क्षय रोगा आश्रम है ये आपको भवाली में मिलेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भवाली की बात करें तो यहाँ पर आपको सेनेटोरियम मिलता है, भवाली सेनेटोरियम यही है। 1912 में इसकी स्थापना होती है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली में ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो बूटधारी जो सूर्य मंदिर है उनको समर्पित है, उत्तराखंड शैली में बना हुआ मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 और 52, देखिए कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है ये आपको देखना है। थारू, बुक्शा, भील और जौनसारी। तो यहाँ पर उत्तराखंड में भील नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है और तहसील है कौन कहाँ निवास करता है। देखिए जौनसारी की बात करें तो जौनसारी ऑप्शन नंबर बी होगा, बी का 3, बी का 3। तो बी का 3 यानी ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही हो गया, कहीं और पर नहीं है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें शोका की तो शोका धारचूला में रहते हैं। जौनसारी की बात करें तो जौनसारी चक्राता में रहते हैं। राजी की बात करें तो राजी आपको मिलेंगे डीडी हाट में। और थारू की बात करें तो थारू आपको मिलेंगे खटीमा में। तो ध्यान रख लेना आगे के टाइम पे, थारू की बात करें खटीमा में, थारू खटीमा में, थारू जाति खटीमा में, थारू यहाँ पर थारू जनजाति खटीमा में। शोका की बात करें धारचूला में, शोका, धारचूला, धारचूला। तो देखिए दोस्तों, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। जौनसारी चक्राता वैसे तो आपको याद होंगे क्योंकि सरल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा काफ़ी अच्छा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ यहाँ पे चर्च दिए हैं और आपको पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में, सेंट जॉन्स एंड बिल्डरनेस चर्च नैनीताल में, सेंट बोनावेंचर चर्च मसूरी में, और इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत में। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यूकेपीएससी ने आपको चर्च से पूछा है, और आने वाले एग्जाम में अगर आपको चर्च से एक प्रश्न पूछा जाए तो यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, क्यों नहीं जाएगा। पहले तो आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी है, सेंट बोनावेंचर जो चर्च है ये मसूरी में नहीं मिलेगा, ये अल्मोड़ा में आपको मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अमर उजाला का एक न्यूज़ थी, उसका यहाँ पर ये यहाँ पर उसकी जो लिखावट थी वो यहाँ पे रखा है कि चौबटिया में स्थित सेंट जो मिशेल चर्च है उत्तर भारत में काफ़ी प्रख्यात था। इसका निर्माण 1882 में होता है। पूछा जाएगा सेंट मिशेल चर्च अल्मोड़ा में है, चौबटिया में है। चौबटिया में ही आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए बोनावेंचर चर्च यानी अल्मोड़ा में आपको मिलेगा, अल्मोड़ा चौबटिया में। 1885 में बिसेट चर्च भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बर्डन मेमोरियल अल्मोड़ा में है, सेंट जॉन्स बिल्डरनेस नैनीताल में है, इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत में है, यह बिल्कुल सही है। और यहाँ पर थोड़ा और देखिए, केलोग की बात करें मसूरी में है, सेंट फ्रांसिस टनकपुर में है, सेंट मैरिज चर्च की बात करें तो लखनऊ में है, लैंसडाउन में है। एह्यूम द्वारा 1895 में यह बनवाया गया था। क्राइस्ट चर्च मसूरी में है, 1836 में यह बनाया गया था।
तो कुछ चर्च हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। डीप प्रश्न है, एक फैक्ट आपको पूछा भी जा सकता है आने वाले में अगर एग्जाम लेवल थोड़ा टफ बने तो। क्वेश्चन नंबर 54, 55 और 56 कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? स्वाधीनता दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंती वर्मा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बिश्नी देवी शाह के साथ जाएंगे, तो लेकिन दोस्तों आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना है, कुंती वर्मा माना है। आयोग के यूकेपीएससी के आंसर की है, फाइनल आंसर की है। देखिए ये जो आंसर की है ना तो प्रोविजनल आंसर की है, डायरेक्ट फाइनल आंसर की है, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कुंती वर्मा। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड में निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई में है? तो सबसे कम ऊंचाई पर जो वृक्ष मिलेगा वो मिलेगा साल का, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में, बनबसा, यमुना में। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये तो आपको चंपावत में मिलेगा, और किस नदी पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा काली नदी पे। चीला की बात करें गंगा, टिहरी की बात करें भागीरथी। 57, 58 और 59 उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री, तो यह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर, देखिए उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह हुई थी झिरोली में, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल पार्क है यहाँ पे कुछ, इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देखिए। राजाजी की बात करें उत्तरकाशी में, यही गलत हो गया है क्योंकि राजाजी आपको मिलेगा देहरादून में, और इसके अलावा आपको थोड़ा पौड़ी में मिलेगा, और इसके अलावा आपको हरिद्वार में मिलेगा। बाकी दोस्तों सब सही हैं। और यहाँ पर देखो नंदा राज यात्रा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 12 वर्ष में। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क है, इनकी लिस्ट देख लीजिए। कार्बेट की बात करें 1936 में स्थापना होती है, 520 किलोमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में आपको मिलेगा, 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। पाटलीदून इसमें मध्य में एक स्थान है। ढिकाला यहाँ पर है। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो यह दोस्तों यहाँ पर यह है। और पहली जो महिला सफारी जो शुरुआत की गई है, महिला सफारी, देखिए महिला सफारी की जो शुरुआत की गई है टाइगर जो कार्बेट नेशनल पार्क है यहीं पर की गई है। बाकी दोस्तों इन फैक्ट को जरूर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 और 61 है कि कुछ यहाँ पर है हिमनद और नदी। सतोपंत अलकनंदा से, बिल्कुल सही है। खतलिंग भिलंगना से, पिंडारी पिंडर से, मिल्लम की बात करें रामगंगा पूर्वी से। तो देखिए राम गंगा पूर्वी, राम के साथ नाम जुड़ता है, राम नाम, तो राम नाम से नामिक, तो राम नामिक, राम नामिक, तो यहां पर ये होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना राम गंगा निकलती है नामिक से, मिल्लम से नहीं। क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध, तो पंचेश्वर बांध की बात करें तो ये आपको किस नदी पर है? काली नदी पर है। सरल क्वेश्चन है ये वाला। उत्तराखंड का लेवल देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 62 की भारत उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर। तो सबसे पुरानी नहर तो है वो ऊपरी गंगा नहर, पीबी काटले द्वारा यहाँ पे डिजाइन किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। थॉमसन ने यहाँ पे विचार किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है सिंचित भूमि को कहते हैं। तो सिंचित भूमि होती है तालाब। सिंचित भूमि कौन सी होती है? तालाब होती है। और यहीं पर है क्वेश्चन नंबर 64 की जलाशय और हिमनद है डोडी ताल उत्तरकाशी में, यह बिल्कुल सही है। रूपकुंड चमोली में, यह सही है। डोडी ताल यहाँ पर 6 कोनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और श्यामला ताल की बात करें तो नैनीताल में, यह गलत हो चुका है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में आपको मिलेगा। श्यामला ताल चंपावत में आपको मिलेगा, विवेकानंद आश्रम या इसके पास में है। झूला मेला यहाँ पे लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 66, कौन सी दो नदियाँ आपस में नहीं मिलती है? देखिए नदी पूछा है, कौन सी दो नदियाँ आपस में नहीं मिलती है? काली सरयू, काली गगास, गंगा नयार और यमुना टोंस। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी गगास इसका सही आंसर है। और यहाँ पर जरा आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए कोसी नदी की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। कोसानी के जो धार पानी क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो रामगंगा नदी है वहाँ रामगंगा में जाकर ये मिल जाती है। रामगंगा की सहायक है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर सुमाली गाड़, उलाव गाड़, देवगाड़, ये सभी जो सहायक नदी है ये कोसी नदी की है। और बाकी दोस्तों ध्यान रख लेना कोसी रामगंगा की सहायक नदी है, ना कि यहाँ पर आपस में नहीं मिलती है। गगास रामगंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो हिमनद से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो हिमनद से तो निकलती नहीं है, वो है रामगंगा पश्चिम। यह दूधातोली से निकलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 18 की उत्तराखंड के निम्नलिखित में साहित्यकारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। 1961 में पद्म भूषण सम्मान से, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, कोशानी बागेश्वर में इनका जन्म होता है। और फैक्ट यहाँ पर ये थे, उत्तराखंड भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। छाछरी क्या है? छाछरी तो एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, 72 और 73, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी पीछे देखा था, वहाँ पे आपने फैक्ट देखा था कि 1982 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, तो ये आपको मिलेगा चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है ये चेन्नई में है। अगला है एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्राकृतिक आवास है। तो देखिए दोस्तों, एक सिंग गेंडा के लिए तो असम का जो क्षेत्र है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी प्रसिद्ध है, और यही इसका राइट आंसर भी होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको पूछा है, देखिए आपको पूछा है कि किस देश ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती है 2021 में। तो 2021 में किसने आईसीसी यहाँ पर जीता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा फैक्ट आपको डिस्कस करा लेते हैं। काजीरंगा तो आपने यहाँ पर देख लिया है। कान्हा नेशनल पार्क आप सभी जानते हैं, कान्हा कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और मध्य प्रदेश में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा जो आप आजकल काफ़ी चर्चा में है, और उस नेशनल पार्क का है कूनो नेशनल पार्क। क्या नाम है? कूनो नेशनल पार्क। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में 8 चीता को लाया गया है। 8 चीता को यहाँ पर लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से लाया गया है। नामीबिया से इन्हें लाया गया है। और यह बताइए जरा कि जो नामीबिया की राजधानी है वह क्या है? तो नामीबिया की राजधानी आपको पूछा जाए तो नामीबिया की राजधानी आपको पूछा जाए तो विंडहॉक यहाँ पर इसका नाम है। विंडहॉक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साफ साफ, देखिए विंडहॉक। तो विंडहॉक, तो देखिए दोस्तों विंडहॉक क्या है? यहाँ पर विंड या विंडहॉक यहाँ पर क्या है? नामीबिया की राजधानी है, ऐसा ध्यान रख लेना। और चीता का अगर आपको तत्सम शब्द पूछा जाए तो चित्रक होता है। क्या होता है? चित्रक। चित्रक, चित्रक। तो चित्रक यहाँ पर तत्सम शब्द होता है चीता का। परसों की क्लास में आपको देखा था। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74, 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो 2021 में जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है वह कौन है? तो देखिए दोस्तों, वह है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। और इस मैच के आयोजन की बात करें तो इंग्लैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड यहाँ पर जीता है फाइनल में, और भारत यहाँ पर उप विजेता रहता है। बाकी दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपसे रणजी ट्रॉफी आपको पूछा जाता है। तो रणजी ट्रॉफी इस बार मध्य प्रदेश ने जीती है, मुंबई को हराकर। पहली बार खिताब जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संतोष ट्रॉफी आपको पूछा जाए तो केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। तो यहाँ पर ये वाला फैक्ट था। अगला है यहाँ पर देखिए कि किस टेनिस खिलाड़ी ने एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11वीं बार जीती है? तो 11वीं बार जीती है राफेल नडाल ने। किसने जीती है 11वीं बार? राफेल नडाल ने। उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई थी। तो इनका नाम था वंदना कटारिया। हरिद्वार की रोशनाबाद से संबंधित है। हरिद्वार की रोशनाबाद से संबंधित है। और अर्जुन पुरस्कार अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ हैट्रिक ली थी ओलंपिक में। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखोगे, लेकिन एक बार वही रिवाइज कर लीजिए। संतोष ट्रॉफी केरल जीता है, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है, और न्यूजीलैंड जीता है आईसीसी T20 2021 टेस्ट वाला 2021। 77, 78 और 79। देखिए यहाँ पर पूछा है कि शीतकालीन आवास ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो यह हुए थे दोस्तों 1924 में। फैक्ट वाला है, रट लीजिए। कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय की बात करें तो विश्व में फुटबॉल है, भारत में क्रिकेट है। विश्व में फुटबॉल है, भारत में क्रिकेट है। केदारनाथ आपदा यमुना जो मंदाकिनी नदी है वहाँ पर आती है। चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है उसके यहाँ पर ध्वस्त होने के कारण होता है, और काफ़ी प्रसिद्ध है। 16-17 जून को यहाँ पर आती है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82, 83। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा साइंस के प्रश्न है। साइंस के प्रश्न हमारे सिलेबस में उतने नहीं है, थोड़ा जनरल साइंस कभी कभी आ सकती है, लेकिन साइंस को डायरेक्ट देखते हैं
कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो वह कहाँ पर होगी? वह होगी धातु में। धातु में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। विटामिन बी, देखिए दोस्तों यहाँ पर है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का जो नाम है वो साइक्लोकोबाल्टिन है, आप सभी जानते हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पे पाया जाता है। 82 की बात करें तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन का यूज होता है, एथिलीन और एसिटिलीन का। और फॉर्मेलिन की बात करें तो ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेलिन का एक जलीय विलयन एक फॉर्मेल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 84, 85 और 86। देखिए यहाँ पर ये देख लिया था ऊपर, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पानी का शुद्धतम रूप है बरसात का जल। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वह धवन सोडा यानी धोने का सोडा। और वैस खड्डी की बात करें तो 206 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89, ये साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सिलेबस में उतने नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस पर उतने ध्यान नहीं देंगे। समल भोजिता देखी जाती है, तो डायरेक्ट है खरगोशों में देखी जाती है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो यह कहाँ पर होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गोल्जी काय में होता है। अब यह है थोड़ा यहाँ पे ये प्रक्षेप्य गति वाला है, और यहाँ पर इसकी बात करें 125 मीटर इसका राइट आंसर है। सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो देखिए दोस्तों ये हुए थे 1971 में। कब हुए थे? 1971 में। किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो जो गुवाहाटी वाला जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है। कौन सा वाला है? गुवाहाटी वाला। पंचायती राज की बात करें तो यह आता है राज्य सूची में, और यहाँ पर आप देखोगे कि छठी अनुसूची में कौन सा नहीं है? तो गोवा नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताते हूँ, देखिए यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत, और आप सभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेघालय, यहाँ पर ये हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया मिजोरम, ये हो गया यहाँ पे मणिपुर, और ये हो गया यहाँ पे नागालैंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो एक तरीके से अगर आपको इनका क्रम याद नहीं रहता है, कैसे याद है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखिए अरुणाचल सबको पता है कि सबसे ऊपर है, तो अरुण के नीचे आपको लिखना है नागमणि। नागमणि, नागमणि नीचे की ओर, नागमणि नीचे की ओर। देखिए नागमणि यानी नागालैंड और मणिपुर, तो यह चीज़ें तो आपने देख ली है। अब यहाँ पर देखिए जो छठी अनुसूची में जो शामिल है वो कौन कौन से हैं? तो छठी अनुसूची में जो शामिल है ना वो यहाँ पर है। देखिए एक तो आ गया यहाँ पर असम आ गया, असम के बाद यहाँ पर आ गया मेघालय, मेघालय के बाद यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद करें यहाँ पर मिजोरम। तो यहाँ पर जो ये वाले हैं ना, ये वाले इधर वाले, तो ये आते हैं किसमें? छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक आता है ILP। ILP का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। अब यहाँ पर जो हमारे भारत के जो पूर्वी राज्य है ना, तो उनमें से किसी को इनर लाइन परमिट राज्य क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब अगर हमें वहाँ जाना है तो स्पेशल जोन के लिए हमें पास लेना पड़ता है कुछ क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पर 4 राज्य आते हैं यहाँ पर पूर्वी राज्य के, और वह 4 जो राज्य है ना, तो वह हैं, एक है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है यहाँ पर नागालैंड, तीसरा यहाँ पर है यहाँ पर मणिपुर, और चौथा है यहाँ पर मिजोरम। तो देखिए पूछा जाएगा कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल है, तो ये 4 राज्य हैं जो सबसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी जिनकी सीमा कहाँ पर लग रही है? यहाँ पर लग रही है म्यांमार से जिनकी सीमा लग रही है। तो देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर आप देखोगे नागालैंड, और यहाँ पर मिजोरम। और मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो ILP के अंतर्गत भी ILP के अंतर्गत भी है, और यहाँ पर छठी अनुसूची है इसके अंतर्गत भी है। तो यहाँ पर यह हो गया है। अगले क्वेश्चन है 94, 95 और 96। देखिए दोस्तों पूछा है कि भारत के एक राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले थे, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे ये। और यहाँ पर आप देखोगे कि विदाउट फियर एंड फेयर इनकी एक आत्मकथा है। 25 जुलाई 1977 को यह राष्ट्रपति की शपथ ली थी, इसलिए राष्ट्रपति की जो शपथ उसके बाद से जो ली जाती है वो 25 जुलाई को ही ली जाती है। तो जनरली आपको ऐसा पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की जो यहाँ पर शपथ है सामान्यतः ली जाती है तो 25 जुलाई को ली जाती है। नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो लाए गए हैं, देखिए
73वां संविधान संशोधन पूछा है। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 93 से लागू होता है। तो किस नीति निर्देशक तत्व को यहाँ पर प्रभावित करने के लिए? तो जो ग्राम की जो संरचना है वो अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और यहीं पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बात करें 24 अप्रैल 1953 को पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में लागू होती है। कुछ और फैक्ट हैं। 24 फरवरी जैसे आपने यहाँ पे देखा, 24 अप्रैल को आपने जैसे यहाँ पे देख रहा है 1993 में लागू होता है। और कुछ पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो बार बार पूछे जाते हैं कि ई में देखिए, डी में आपको मिलता है आरक्षण, यानी पूछा जाएगा कि 243 डी आरक्षण है, 243 ई कार्यकाल है। और यहां पर आप देखोगे 243 आई, देखिए आई का मतलब अगर आप यहां पे देखोगे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई का अगर आप कर्म देखोगे ना तो नो में आएगा। तो नो से नो मनी, नो से नो मनी, तो नो से नो मनी का मतलब नो मनी। तो मनी किस में है? मनी का मतलब आई में है। और यहीं पर के की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन पे है 97, 98, 99 और 100 भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायालय में सम्मुख पेश किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने सुना होगा, 24 घंटे का समय दिया जाता है। अनुच्छेद 32 में रिट दायर के संदर्भ में बताया गया है। और यहीं पर है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी केग की बात करें, अभी देखा था सबसे पहले 24वें थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हमने देखा था वो 24वें यहाँ पर केग थे। 6 साल इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है जैसे एटीएम सेवा की बात करते हैं तो एटीएम सेवा होती है 1987 से। 8वीं अनुसूची की बात करें तो पारसी भाषा आपको नहीं मिलेगी। और बाकी दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे आंसर देख लिया था, ये था कि कौन से संविधान में है। यहाँ पर ये देखिए, रब कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये है, इन सभी को देख लेना कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1968 लिख गया है 1967 में। 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन ये हो चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो निश्चित ही दोस्तों इसकी व्याख्या से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार बनेंगे। और आज की क्लास का जो एंड है यहाँ पर यही होता है। और बाकी दोस्तों जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर पेड PDF लिया है उन्हें PDF आज शाम तक प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।